हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आज हम अपना 7th लेक्चर शुरू करेंगे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज आप एज सिटीजन आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी, जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट से पहले मैंने आपको भाग 1 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 1 से 4 तक कंप्लीट कराया, जो बताता है संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 बताता है संघ और उसके क्षेत्र। इसके बाद आता है भाग 2, संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। ये किसका प्रावधान करता है? नागरिकता का। भाग 2 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान करता है। अब तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार से पहले आपको पता होना चाहिए अधिकार किसे कहते हैं, ठीक। पहले तो अधिकार समझेंगे। अधिकार क्या होता है? अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति के ऐसे नैतिक और कानूनी दावे हैं जो वो अन्य व्यक्ति, समाज या सरकार पर करता है, ठीक। ऐसे नैतिक और कानूनी दावे, अधिकार क्या है? ऐसे नैतिक और कानूनी दावे जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर, समाज पर या सरकार पर करता है, वो कहलाते हैं अधिकार, ठीक। और उनको, किनको? जो व्यक्ति के नैतिक दावे हैं उनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो अधिकार क्या कहलाएंगे? व्यक्ति के नैतिक और कानूनी दावे, नैतिक प्लस कानूनी दावे, जो वो किस पे करेगा? अन्य व्यक्ति पर करेगा, समाज पर करेगा और सरकार पर करेगा, ठीक है। किस पर करेगा? जो उसके द्वारा किस पर किए जाएंगे? व्यक्ति पर, अन्य व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्तियों पर, समाज पर और सरकार पर। और ये नैतिक दावे जो हैं, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोई भी ऐसा दावा या नैतिक दावा आपका अधिकार नहीं बन जाएगा जब तक सरकार उसको मान्यता नहीं देगी। तो अधिकार क्लियर हुए कि अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार ऐसे नैतिक और कानूनी दावे हैं किसी व्यक्ति के जो अन्य व्यक्तियों पर, समाज पर, सरकार पर करता है और सरकार द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार तो आपको क्लियर हो गया, अधिकार क्या होते हैं। इसके बाद अधिकार 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया कानूनी अधिकार, दूसरा होते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज कि मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले कहाँ से मौलिक अधिकार निकल कर आए? सबसे पहले किस देश में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई? देखो, ब्रिटेन के राजा थे कौन? जॉन। ब्रिटेन के सम्राट थे सर जॉन। उन्होंने 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में एक मैग्ना कार्टा, एक हस्ताक्षरित दस्तावेज निकाला जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी को मौलिक अधिकार कहा गया, ठीक। 1215 में एक लिखित दस्तावेज निकाला या हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज, जो किससे संबंधित था? अधिकारों से संबंधित था, व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित था। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया इसे लिखित दस्तावेज, इस लिखित दस्तावेज को। और यह पहला
ऐसा दस्तावेज था जो मौलिक अधिकारों पर था। तो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया? ब्रिटेन से। जॉन वहाँ के सम्राट थे सर जॉन, उन्होंने 1215 ईस्वी में एक लिखित दस्तावेज लोगों के अधिकारों का प्रस्तावित किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, और यहाँ से शुरू होता है मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट। इसके बाद 1791 में यूएसए यानी कि अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन किया और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। ये ध्यान रखना है कि यूएस का जो संविधान है यानी कि अमेरिका का जो संविधान है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। 1791 में उसने संशोधन किया और संशोधन करके मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। तो 1791 में यूएस के संविधान में संशोधन किया गया और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, यह सब पहला संविधान था जिसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। तो पहला संविधान जिसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई यूएस का संविधान, और उससे पहले ब्रिटेन के सर जॉन ने मैग्ना कार्टा संबंधी अपना दस्तावेज निकाला था। तो आई होप आपको अधिकार और मौलिक अधिकार समझ में आए होंगे, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। अधिकार आपको समझ में आया, अधिकार दो तरह के होते हैं, एक तो लीगल राइट, एक फंडामेंटल राइट। आज हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार, अधिकार मैंने आपको बता दिया, अधिकार कहते हैं। अधिकार किसे कहते हैं? अच्छा, मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, यानी व्यक्ति के लिए अपरिहार्य हैं और व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, और उसके बहुमुखी विकास के लिए, विकास के साथ साथ खाली विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए उसका, डेवलपमेंट क्या, वेरियस डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका बहुमुखी विकास होना चाहिए। बहुमुखी विकास में क्या क्या आता है? जैसे आपका बौद्धिक विकास, आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, आपका भौतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, राजनैतिक विकास होना चाहिए। ठीक है, तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो आपके बहुमुखी विकास के लिए अपरिहार्य हैं। ठीक है, और इस जो आपके मौलिक अधिकार हैं इसमें सामान्यतः राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। कब? सामान्यतः, विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन सामान्यतः मौलिक अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, इसीलिए मौलिक हैं, क्योंकि आपके विकास के लिए मूलभूत हैं और राज्य द्वारा इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मूल अधिकार समझ में आए, मूल अधिकार क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद भारतीय संविधान में 12 से लेके 35 तक आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहाँ से? भाग 3 में 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? यूएस के संविधान से, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। आई होप आपको मौलिक अधिकार समझ आएंगे। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से शुरू करेंगे अपना चैप्टर फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार यूएस के संविधान से लिए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमने मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? यूएस के संविधान से लिया है। ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जब यूके में, ब्रिटेन में पहला दस्तावेज प्रस्तावित हुआ अधिकारों का, उसे क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। तो इसमें भाग 3 को, भारत के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पीछे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा आगे भी जा सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, कौन से भाग को कहते हैं? भाग 3 को। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। हमारे संविधान में गारंटी दी गई है मौलिक अधिकारों की। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये गारंटी का मतलब क्या है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, और होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के संबंध में हमें गारंटी देता है। ठीक, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान और राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। सभी के लिए समान रूप से मौलिक अधिकार हैं। ठीक,
और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। किसमें? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना है। अब देखो, राजनीतिक लोकतंत्र से क्या मतलब है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध लोगों को प्राप्त है। राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। ये राज्य की निरंकुशता से लोगों की रक्षा करता है, इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र को प्रेरित करता है। कोई भी सरकार इतनी निरंकुश नहीं हो जाएगी कि आपके अधिकारों का हनन कर दे। इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र की आदर्शों की उन्नति के लिए कौन काम करते हैं? मौलिक अधिकार। इसमें ये खाली मैं लिख दिया है, लेकिन ये है, इसमें नकारात्मक प्रकृति के हैं, सॉरी ये लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक। ये नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध, अर्थात राज्य इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता, अतिक्रमण या हनन नहीं कर सकता। सामान्य परिस्थितियों में राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन नहीं कर सकता, इसीलिए राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, यह कानून की सरकार की स्थापना करते हैं। कानून की स्थापना होगी, लोगों की सरकार नहीं बनेगी, निरंकुश सरकार नहीं बनेगी, लोक हित में काम किए जाएंगे, कानून की सरकार की स्थापना होगी। इसकी व्यवस्था कौन करता है? मौलिक अधिकार। ठीक, यही बात यहाँ कही है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी कानून की सरकार की स्थापना करते हैं। तो ये किससे प्रेरित है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों से प्रेरित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य है? तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ाना। ठीक है, संविधान द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा दी गई है, अर्थात ये न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। इतना समझ में आया? मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं और राज्य द्वारा सामान्य परिस्थितियों में उनका हनन नहीं किया जा सकता, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अब मौलिक अधिकार शुरू करने से पहले आपको थोड़ा उनके बारे में पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, जब भी आप मौलिक अधिकारों को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उसमें से कुछ, मतलब सभी तो नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, अन्य सभी विदेशी व्यक्तियों का मतलब है इसमें विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे कि नागरिकों को प्राप्त, मैं आपको बताऊं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है, समानता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, ये अन्य विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। व्यक्तियों से यहाँ मतलब नागरिक और विदेशी दोनों को शामिल किया गया है, तो यहाँ व्यक्ति का यूज़ किया गया है। जहाँ नागरिकों का यूज़ होगा वहाँ भारतीय नागरिकों की बात की गई है, और जहाँ व्यक्तियों का यूज़ हुआ है वहाँ पे विदेशी और नागरिक दोनों को शामिल किया गया है। ठीक, तो पहली विशेषता तो यह है कि मौलिक अधिकार जो हैं कुछ व्यक्तियों को प्राप्त है और बाकी नागरिकों को प्राप्त हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। असीमित नहीं है, असीमित का मतलब यह है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते ज़्यादा। ठीक है, आपको बोलना है तो संवैधानिक दायरे में रहकर बात करेंगे आप। ठीक, और दूसरा जैसे आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे हमने देखा कोरोना टाइम में सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि आप घूम नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप संक्रमण, वो बीमारी जो थी कोरोना, वो संक्रमित बीमारी थी, दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता था, इसलिए तो इसीलिए ये असीमित नहीं है। जैसे कि इसमें आगे एक क्लॉज है, इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसा संक्रामक रोग है तो वो अन्य उसके भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि उससे समाज को नुकसान हो सकता है। ऐसी जो जनजाति ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति है अपनी, उसका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये असीमित नहीं है। ठीक, असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, या आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप किसी के लिए भी कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब ये बताया मैंने आपको कि आप अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वाद योग्य हैं लेकिन असीमित नहीं है।
राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सामान्य परिस्थितियों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने हैं तो उसके तहत मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकता है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, लेकिन निलंबन का अधिकार, निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उनको स्थगित कर देना, कुछ समय के लिए स्थगित कर देना निलंबन कहलाता है। निलंबन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निलंबन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। स्थगन या प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो इसको इस बात को ध्यान रखना है। निलंबन कब होता है? जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में निलंबित हो जाते हैं मौलिक अधिकार, तो निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है और प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। संसद विधि द्वारा जो लोक हित में विधि बनाएगी उसके तहत इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार, आर्थिक न्याय के तहत संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बनाया गया, तो संसद ने उसको प्रतिबंधित किया, ठीक है, विधि द्वारा, लेकिन निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत अधिकार है आपका कि आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है, लेकिन आप दूसरे की निजता का हनन नहीं कर सकते, है ना, किसी की सांस्कृतिकता का हनन नहीं कर सकते। कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो उनकी अपनी संस्कृति है, तो आप ऐसा नहीं है वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपको भ्रमण की स्वतंत्रता है, लेकिन समाज के भी कुछ अपने अधिकार होते हैं। तो इन दोनों में बैलेंस कौन बनाता है? मूल अधिकार, ठीक। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दे सकती जो आपके अधिकारों के विरुद्ध हो। हालांकि उनमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो सरकार के विरुद्ध हैं, कुछ ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? कि आपके साथ कोई भी लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा भेदभाव सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, निजी स्थानों पर भी ऐसा नहीं है। आपको किसी कंपनी में आप गए और आपको इस आधार पर वहाँ नहीं लिया गया कि आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। तो निजी जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी आपके साथ आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकार आपको निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया समानता का अधिकार, कि निजी व्यक्ति भी आपके साथ असमान भेदभाव इस आधार पर नहीं कर सकता कि आपकी जाति क्या है या लिंग के आधार पर। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, आपको समानता का अधिकार मिला हुआ है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो राज्य को प्रतिबंधित कर दिया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो नकारात्मक प्रकृति हो गई। कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, नकारात्मक प्रकृति है जो राज्य के काम को रोकते हैं कि आप समानता भेदभाव नहीं करेंगे, आप समानता स्थापित करेंगे, ठीक। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं, जैसे कि अवसर की समानता की व्यवस्था करना, ठीक। या मैं कहूँ शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था, कि सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगी, समानता अवसर की समानता लाने की व्यवस्था करेगी। तो ये राज्य को सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य के क्षेत्र को विस्तारित करते हैं, इसलिए ये सकारात्मक होते हैं। कुछ नकारात्मक होते हैं जो राज्य के क्षेत्र को सीमित करते हैं। तो दोनों प्रकृति के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। यह न्यायोचित है, व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो। ये स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि संसद इन्हें प्रतिबंधित कर सकती है, इसीलिए स्थायी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया। राष्ट्रीय आपातकालीन की सक्रियता के दौरान आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण
और 21 जीवन के अधिकार को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रतिबंध कौन लगाएगी? संसद। सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, ऐसी ही सेवाओं से संबंधित कुछ सेवाओं के लिए सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आर्टिकल 33 कहता है कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्र हित के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्र हित के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप इनमें से किसी सर्विसेज में हैं तो आप मीडिया के सामने जो सरकार की कहेंगे कि सरकार की जो गुप्त सूचनाएं हैं उन्हें आप दे देंगे। तो इसीलिए इसी आधार पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। आर्टिकल 33 कहता है कि इनमें से ये जितनी भी सर्विसेज हैं इन पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के आधार पर लगाया जाता है। सैन्य शासन की स्थापना, सैन्य शासन का मतलब होता है मार्शल लॉ, ठीक है। स्थापना पर इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अफस्पा, है ना, सैन्य कानून कई बार लागू हो जाते हैं, तो वहां पर भी इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो भी किस आधार पर? राष्ट्रीय हित के आधार पर, क्योंकि वहां परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि आपको अधिकार दिए जाएं या स्वतंत्रता दी जाए। राज्य की परिभाषा, अब इतना तो मैंने आपको मौलिक अधिकार समझाए कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ से हमारे अधिकार शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से 35। तो पहला कौन सा है हमारा? आर्टिकल 12 यानी 35। आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य किसे माना जाए, तो किसे माने जाए ये बताता है आर्टिकल 12। राज्य को परिभाषित करता है, यानी आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। कार्यकारी या विधायी अंगों को संघीय सरकार, देखो मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, राज्य किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, राज्य कहलाती है। कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, क्या कहलाती है? राज्य। तो इसे नोट करो, कोई भी संस्था या संगठन जो नियम बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो, ठीक, स्वतंत्र हो, क्या कहलाती है? राज्य। तो राज्य क्या है? कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य कहलाता है, ठीक। तो राज्य, पहला संसद नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य है। राज्य विधानमंडल नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट अपने नियम कानून स्वयं बनाता है, स्वतंत्र है, तो क्या कहलाएगा? राज्य। ऐसे ही अन्य और संवैधानिक संगठन है जैसे कि यूपीएससी, आरबीआई, तो ये क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य को परिभाषित क्या है? राज्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी, कोई भी ऐसी संस्था या संगठन जो नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगी, राज्य कहलाएगी, ठीक। तो पहला इसमें बताया गया है कि राज्य कौन है? कार्यकारी और विधायी अंगों की संघीय सरकार, संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार यानी संसद में क्रियान्वयन करने वाली सरकार और भारत की संसद। तो पहली राज्य कौन होगा? भारत की संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार यानी राज्य विधानमंडल नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य कहलाएगी। सभी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएं, पंचायत नियम कानून बनाने के लिए अपने दायरे में नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या कहलाएंगी? राज्य कहलाएंगी। अन्य सभी निकाय वैधानिक, जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी, आरबीआई, ठीक, और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब भी क्या कहलाएंगे? राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है, कौन कौन राज्य हैं, कौन कौन राज्य नहीं है,
ठीक, राज्य कौन है? कोई भी ऐसी संस्था जो नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, राज्य कहलाती है। ठीक, यहाँ पे राज्य को और एक्सप्लेन किया गया है। अब आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि उनसे मैच नहीं करती, असंगत हैं, ठीक, और उनका अल्पीकरण करती हैं, उनको कम करती हैं, करने वाली विधियां शून्य होंगी। ऐसी कोई भी विधि जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, आर्टिकल 13 कहता है कि वो शून्य होंगी और यह न्यायिक समीक्षा योग्य है। न्यायिक समीक्षा योग्य है का मतलब मैंने भी बताया कि अगर कोई भी विधि ऐसी है, असंवैधानिक है या आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 13 के तहत। अब विधि आर्टिकल 13 में बताया गया है कि विधियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे स्थायी विधि, स्थायी विधि जैसे संसद कानून बनाती है तो स्थायी है, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, स्थायी है। तो स्थायी विधि कौन सी होगी? जो संसद द्वारा बनाई जाएगी या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी, तो वो स्थायी विधि कहलाती है। अस्थायी विधि, जैसे कि अस्थायी विधि जैसे राष्ट्रपति किसकी घोषणा करते हैं? आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसकी घोषणा की जाती है? ऐसी प्रायोजित विधियां जैसे कि कार्यपालिका कोई कानून बना दे, कार्यपालिका कोई नियम बना दे, जैसे कार्यपालिका बहुत सारे नियम लागू कर देती है, ठीक है, नियम बना दे, तो वो प्रायोजित विधियां कहलाती हैं। ठीक, ऐसी विधि के गैर विधायी स्रोत, विधि के गैर विधायी स्रोत का मतलब है कुछ ऐसी परंपराएं और प्रथाएं होती हैं जो विधि का महत्व रखती हैं, विधि का बल रखती हैं, ठीक है, तो इसमें वो उसको भी विधि कहा गया है। जैसे परंपरा या प्रथाएं, परंपरा प्रथाएं जो विधि का बल रखती हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगी? ऐसी विधियां आएंगी। तो इसमें ये कहा गया है कि संसद कोई भी स्थायी विधि ऐसी नहीं होगी, संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, यानी स्थायी विधि नहीं बनेगी। अस्थायी विधि बताया नहीं आपने, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, तो वो अस्थायी विधि कुछ समय के लिए आता है, तो वो भी ऐसा नहीं होगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और प्रायोजित विधि कार्यपालिका कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं करेगी जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इसके साथ साथ विधि के गैर विधायी स्रोत, यानी कोई भी परंपरा या प्रथा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसी है तो वो शून्य घोषित हो जाएगी। अब हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 12 से 13 तक आज मैंने आपको पढ़ाया, ठीक, जिसमें राज्य की परिभाषा और विधि का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद हमें अधिकार मिले हैं समानता का अधिकार 14 से 18 तक। फिर इसके बाद हमें मिला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है हमें 19 से 22 तक, ठीक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से मिला है हमें? 23, 24। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर सांस्कृतिक, अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहाँ से मिले? कितना है? 29 से 30। फिर 31 में हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। आर्टिकल 31 में हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, जिसे हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा लीगल राइट बना दिया। फिर आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर में। अभी तक आपको समझ आया होगा जो मैंने अभी पीछे बताया, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 और 13। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट ज़रूर बनाने हैं।